नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की, जिसको हम लोग हैसअप भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, या जिसे हम HACCP या हैसअप भी कहते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हैज़र्ड से फूड सेफ्टी के लिए एक सिस्टमेटिक प्रिवेंटिव अप्रोच है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को अनसेफ बना सकता है और इन रिस्क को एक सेफ लेवल तक कम करने के उपायों को डिज़ाइन करता है। इस तरह HACCP उन हैज़र्ड के प्रभावों के लिए तैयार प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन करने के प्रयास की बजाय हैज़र्ड से बचाने का प्रयास करता है। HACCP सिस्टम का उपयोग फूड चेन की सभी स्टेज में किया जा सकता है, फूड प्रोडक्शन में और प्रिपरेशन प्रोसेस में, जैसे पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। दोस्तों, HACCP की हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि HACCP की कल्पना स्वयं 1950 के दशक में की गई थी, जब यूनाइटेड स्टेट के नासा ने पिल्सबेरी कंपनी को स्पेस फ्लाइट के लिए पहला फूड प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा था। तब से इंटरनेशनल इंस्पेक्शन मेथड को एक मॉडर्न साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी सिस्टम के रूप में अडॉप्ट करने के लिए HACCP को एक लॉजिकल टूल के रूप में इंटरनेशनली मान्यता दी गई और बाद में 1974 में FDA ने भी HACCP को अप्रूव कर दिया। निष्पक्ष ट्रेड सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, गाइडलाइन और कोड ऑफ प्रैक्टिस को साथ में लाकर एक कमीशन बनाया, जिसका नाम है कोडेक्स एलिमिनेटरीज कमीशन CAC। और 1993 में CAC ने HACCP को फर्स्ट इंटरनेशनल डेफिनेशन दी। एक HACCP सिस्टम आपको हैज़र्ड की पहचान करने और प्रोडक्शन के दौरान आपकी पूरी सप्लाई चेन में उनको मैनेज करने के लिए कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, पोटेंशियल हैज़र्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, दूसरा है केमिकल हैज़र्ड्स और तीसरा है फिजिकल हैज़र्ड्स। और हर कंपनी HACCP के माध्यम से अपने फूड प्रोडक्ट में इन तीनों हैज़र्ड को एलिमिनेट या कम करना चाहती है। दोस्तों, अगर आप फूड सेफ्टी इंडस्ट्री में काम करते हैं या आपका इंटरेस्ट है फूड सेफ्टी के बारे में जानने का, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। इस पूरी वीडियो को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे HACCP हैसअप के क्या प्रिंसिपल हैं, और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप HACCP सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, HACCP सिस्टम को समझने के लिए उसके प्रिंसिपल को समझना होगा। ये पूरा सिस्टम हैसअप के 7 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कंडक्ट ऑफ हैज़र्ड एनालिसिस। इस प्रिंसिपल के अनुसार फूड सेफ्टी हैज़र्ड को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले प्लान बनाएं और इन हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर को आइडेंटिफाई करें। एक फूड सेफ्टी हैज़र्ड कोई भी बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, जिसके कारण ये फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनसेफ हो सकते हैं। एक हैज़र्ड एनालिसिस का उद्देश्य उन हैज़र्ड की एक लिस्ट डेवलप करना है जो कंट्रोल नहीं होने पर इंजरी या इलनेस का कारण बन सकते हैं। इस एनालिसिस में ये कुछ पॉइंट कंसीडर किए जा सकते हैं, जैसे एम्प्लॉइज का स्किल लेवल क्या है, दूसरा है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तीसरा है एल्डर, वेरी यंग और सिक लोगों को कैसे सर्व करते हैं, फोर्थ है थ्रोइंग ऑफ पोटेंशियली हैज़र्ड्स फूड, फिफ्थ हाई डिग्री ऑफ फूड हैंडलिंग एंड कॉन्टैक्ट, सिक्स्थ एडिक्वेसी ऑफ प्रिपरेशन एंड होल्डिंग इक्विपमेंट अवेलेबल, सेवंथ है अपना स्टोरेज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को पहचानना है। एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कोई भी ऐसा स्टेप है जिसमें हैज़र्ड को रोका जा सकता है
समाप्त किया जा सकता है या एक्सेप्टेबल लेवल तक कम किया जा सकता है। CCPs आमतौर पर प्रैक्टिस या प्रोसीजर्स हैं जो सही तरीके से नहीं किए जाने पर फूड बोर्न इलनेस के प्रकोप के प्रमुख कारण हो सकते हैं। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के एग्जाम्पल में इंक्लूड हैं कुकिंग, कूलिंग, रीहीटिंग और होल्डिंग। CCPs को निर्धारित करने के लिए ये क्वेश्चन पूछें कि पहला, प्रिपरेशन के किस स्टेप में क्या फूड कंटेमिनेटेड हो सकता है और या कंटेमिनेशन बढ़ सकता है। दूसरा, क्या करेक्टिव एक्शन से इस हैजर्ड्स को रोका जा सकता है। तीसरा, क्या प्रिपरेशन प्रोसेस में बाद में उठाए गए स्टेप से इस हैजर्ड को रोका जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। चौथा, क्या आप CCP की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पांचवा, आप CCPs को कैसे मेजर करेंगे। सिक्स्थ, क्या आप CCPs को डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। दोस्तों, अपना तीसरा प्रिंसिपल है एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक क्रिटिकल लिमिट ये सुनिश्चित करते हैं कि एक बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल हैजर्ड एक CCP द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। प्रत्येक CCP में कम से कम एक क्रिटिकल लिमिट होनी चाहिए। क्रिटिकल लिमिट कुछ ऐसे होने चाहिए जिसे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन द्वारा मॉनिटर किया जा सके। ये CCPs साइंटिफिकली और या रेगुलेटरी आधारित होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर, टाइम, pH लेवल, वाटर एक्टिविटी या अवेलेबल क्लोरीन एटसेट्रा। दोस्तों, अगला प्रिंसिपल है एस्टैब्लिश क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार मॉनिटरिंग एक प्लान है जिसमें CCP की पूर्ति हो रही है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट शामिल है। ये एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से फ्लो ऑफ फूड का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। यदि मॉनिटरिंग इंडिकेट करते हैं कि क्रिटिकल लिमिट पूरे नहीं हो रहे हैं तो प्रोसेस को वापस कंट्रोल में लाने के लिए एक्शन लिए जाने चाहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग करना आसान होना चाहिए और फूड एस्टेब्लिशमेंट को साथ ही रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है कि मॉनिटरिंग का काम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को सौंपा जाए और उन्हें मॉनिटरिंग टेक्निक पर ट्रेंड किया जाए। दोस्तों, अगला प्रिंसिपल है एस्टेब्लिश द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन व्हेन मॉनिटरिंग इंडिकेट दैट ए पर्टिकुलर CCP इज नॉट अंडर कंट्रोल। इसमें ये तब की जाने वाली कार्रवाइयाँ हैं जब मॉनिटरिंग एक एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट से डेविएशन का संकेत देती है। इसमें फाइनल रूल के लिए एक क्रिटिकल लिमिट पूरे नहीं होने पर की जाने वाली करेक्टिव एक्शन की पहचान करने के लिए प्लांट्स के HACCP प्लान की आवश्यकता होती है। इसमें करेक्टिव एक्शन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ के लिए हानिकारक या मिलावटी ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप डेविएशन हमारे काम में प्रवेश कर सके। यदि CCP के क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहे हैं तो कुछ प्रकार की करेक्टिव एक्शन अवश्य की जानी चाहिए। करेक्टिव एक्शन 3 स्टेप में एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को पूरा करना चाहिए। सामान्य वर्किंग कंडीशन के लिए फैक्ट पर आधारित होना चाहिए और मेजरेबल योग्य होने चाहिए। सिचुएशन की गंभीरता के आधार पर करेक्टिव एक्शन अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्टेब्लिश टेम्परेचर तक कुकिंग जारी रखने से लेकर प्रोडक्ट को फेंक देने तक करेक्टिव एक्शन अलग अलग हो सकते हैं। हैसअप प्लान में ये शामिल होना चाहिए कि करेक्टिव एक्शन को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या करेक्टिव एक्शन किए गए हैं। करेक्टिव एक्शन को हैसअप प्लान के हिस्से के रूप में एडवांस रूप से एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगला है अपना प्रिंसिपल नंबर 6, एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर वेरिफिकेशन टू कंफर्म दैट द HACCP सिस्टम इज वर्किंग इफेक्टिवली। इस प्रिंसिपल में ये प्रोसीजर मॉनिटरिंग के अलावा अन्य एक्टिविटीज हैं जो हैसअप प्लान की वैलिडिटी निर्धारित करती हैं और ये निर्धारित करती हैं कि सिस्टम प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वेरिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह भी निर्धारित करना है कि प्लान साइंटिफिकली और टेक्निकली रूप से सही है या नहीं। साथ ही
ये पता लगाना है कि सभी हैजर्ड की पहचान कर ली गई है और ये कंफर्म करना है कि यदि हैसअप प्लान को ठीक से लागू किया जाता है तो इन हैजर्ड को इफेक्टिव ढंग से कंट्रोल किया जा सकता है। वेरिफिकेशन एक्सपर्ट एडवाइस और साइंटिफिक स्टडीज और फूड के फ्लो, मेजरमेंट और इवेल्युएशन के अवलोकन द्वारा पूरा किया जा सकता है। वेरिफिकेशन का एक दूसरा मतलब एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स की साइट पर समीक्षा करना है। प्रत्येक सीसीपीज के पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी और ये वेरिफिकेशन स्टेप यदि आवश्यक हो तो प्लान में मॉडिफिकेशंस करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, अपना लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 7, एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन concerning all procedures and records appropriate to these principles and their application। हैसअप रेगुलेशन के लिए आवश्यक है कि सभी प्लांट्स इसके हैजर्ड्स के एनालिसिस और रिटर्न हैसअप प्लान सहित कुछ डॉक्यूमेंट को बनाए रखें और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की मॉनिटरिंग, क्रिटिकल लिमिट्स, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज और प्रोसेसिंग डेविएशन से निपटने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करें। इम्प्लीमेंटेशन में डेली वर्क की मॉनिटरिंग, वेरीफाइंग और वैलिडेटिंग शामिल होती हैं जो हर समय सभी स्टेज में रेगुलेटरी आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स को पूरा करना सिंपल होना चाहिए और इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए जो ये दर्शाती हो कि एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को पूरा किया जा रहा है। इसमें एम्प्लॉयज को रिकॉर्ड कीपिंग के प्रोसीजर पर ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। ये उनके काम का एक क्रिटिकल पार्ट होता है। रिकॉर्ड्स के एग्जाम्पल में आता है जैसे टाइम, टेम्परेचर लॉग, चेकलिस्ट, फॉर्म्स, फ्लो चार्ट, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग रिकॉर्ड और एसओपीज एटसेट्रा। दोस्तों, हमारे चैनल का मोटिव है कि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि वो बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर इन स्टैंडर्ड्स को लागू कर सकें, इनका फ़ायदा उठा सकें। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे आप हैसअप सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए हम देखेंगे हैसअप सिस्टम के अंदर टोटल 12 क्लॉज हैं जिसको हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्लॉज है असेंबल हैसअप टीम एक इफेक्टिव हैसअप प्लान के डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है। इसमें वैकल्पिक रूप से ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इकट्ठा करके पूरा किया जा सकता है। जहां ऐसे एक्सपर्ट साइट पर उपलब्ध नहीं है वहां अदर सोर्सेज जैसे ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, हैसअप लिटरेचर और हैसअप गाइडलाइन से एक्सपर्ट एडवाइस प्राप्त की जानी चाहिए। ये पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह की गाइडलाइन की नॉलेज वाला वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल हैसअप को इंटरनल रूप से लागू करने में सक्षम हो। इसके अकॉर्डिंग हैसअप प्लान के स्कोप को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। स्कोप को डिस्क्राइब करना चाहिए कि फूड चेन का कौन सा सेगमेंट शामिल है और इसमें हैजर्ड के जनरल क्लासेस को संबोधित किया जाना चाहिए। दूसरा है डिस्क्राइब प्रोडक्ट। इसमें प्रोडक्ट का फुल डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें रिलेवेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन शामिल है जैसे कंपोजिशन, फिजिकल, केमिकल स्ट्रक्चर जैसे AW, pH एटसेट्रा, माइक्रोसिडिकल, स्टैटिक ट्रीटमेंट जैसे हीट ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग, ब्रीनिंग, स्मोकिंग एटसेट्रा, पैकेजिंग, ड्यूरेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड। इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट वाले बिजनेसेस के अंदर जैसे केटरिंग ऑपरेशन हैसअप प्लान के डेवलपमेंट के उद्देश्य से समान विशेषताओं या प्रोसेसिंग वाले ग्रुप प्रोडक्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई इंटेंडेड यूज। इसमें इच्छित उपयोग एंड यूजर या कंज्यूमर द्वारा प्रोडक्ट के अपेक्षित उपयोग पर आधारित होना चाहिए। स्पेसिफिक मामलों में पॉपुलेशन के कमजोर ग्रुप्स जैसे इसमें इंस्टीट्यूशनल फीडिंग पर विचार करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्ट फ्लो डायग्राम। इसमें फ्लो डायग्राम का निर्माण हैसअप टीम द्वारा किया जाना चाहिए। फ्लो डायग्राम में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऑपरेशन के सभी स्टेप को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें एक ही फ्लो डायग्राम का उपयोग कई प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है।
जो समान प्रोसेसिंग स्टेप का उपयोग करके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। इसमें किसी डायग्राम इसमें किसी दिए गए ऑपरेशन में हैसअप लागू करते समय स्पेसिफाइड ऑपरेशन से पहले और बाद के स्टेप पर विचार किया जाना चाहिए। क्लॉज नंबर 5 में आता है ऑन साइट कंफर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। इसमें सभी स्टेप और ऑपरेशन के घंटों के दौरान फ्लो डायग्राम के खिलाफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन की कंफर्मेशन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और जहां उपयुक्त हो वहां फ्लो डायग्राम में अमेंडमेंट करने चाहिए। फ्लो डायग्राम की कंफर्मेशन एक पर्सन या प्रोसेसिंग की सफिशिएंट नॉलेज वाले पर्सन्स द्वारा की जानी चाहिए। दोस्तों क्लोज नंबर 6 है लिस्ट ऑल पोटेंशियल हैजर्ड एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, कंडक्ट ए हैजर्ड एनालिसिस एंड कंसीडर एनी मेजर्स टू कंट्रोल आइडेंटिफाइड हैजर्ड। इसमें हैजर्ड टीम को उन सभी हैजर्ड की लिस्ट बनानी चाहिए जहां प्राइमरी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर कंजम्पशन की पॉइंट तक के दायरे के अनुसार ईच स्टेप में हैजर्ड होने की उम्मीद की जा सकती है। हैजर्ड टीम को अगले हैजर्ड प्लान को आइडेंटिफाई करने के लिए एक हैजर्ड एनालिसिस करना चाहिए। हैजर्ड एनालिसिस करने में जहां भी संभव हो इन पॉइंट्स को शामिल किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है हैजर्ड की संभावित घटना और उनके प्रतिकूल हेल्थ इफेक्ट की गंभीरता। पॉइंट नंबर 2 हैजर्ड की प्रेजेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, कंसर्न के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल या मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट नंबर 3 टॉक्सिन फूड, केमिकल या फिजिकल एजेंट के फूड प्रोडक्ट में प्रोडक्शन या परसिस्टेंस। और लास्ट पॉइंट है इन सभी के लिए लीडिंग कंडीशंस। ऑर्गेनाइजेशन को इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक हैजर्ड पर कौन से कंट्रोल मेजर लागू किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक से अधिक कंट्रोल मेजर की आवश्यकता हो सकती है और एक से अधिक हैजर्ड को एक स्पेसिफाइड कंट्रोल मेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैसअप सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 है डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। यहाँ एक से अधिक सीसीपी हो सकते हैं जिस पर एक ही हैजर्ड से निपटने के लिए कंट्रोल लागू किया जा सकता है। हैसअप सिस्टम में एक सीसीपी के निर्धारण को एक डिसीजन ट्री के एप्लीकेशन द्वारा आसान बनाया जा सकता है जो एक लॉजिक रीजनिंग अप्रोच को इंडिकेट करते हैं। डिसीजन ट्री का एप्लीकेशन लचीला होना चाहिए, ये देखते हुए कि ऑपरेशन, प्रोडक्शन, स्लॉटर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या अदर के लिए है या नहीं। सीसीपीस का निर्धारण करते समय इसका उपयोग गाइडेंस के लिए किया जाना चाहिए। डिसीजन ट्री का ये एग्जाम्पल सभी सिचुएशन पर लागू नहीं हो सकता, अदर अप्रोच भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह डिसीजन ट्री के एप्लीकेशन में ट्रेनिंग की सिफारिश की जाती है। यदि किसी ऐसे स्टेप पर हैजर्ड की पहचान की गई है जहां सेफ्टी के लिए कंट्रोल आवश्यक है और उस स्टेप में मौजूद कोई कंट्रोल मेजर नहीं है तो उस स्टेप में प्रोडक्ट या प्रोसेस को मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ये पहले या बाद के स्टेप पर नियंत्रण उपाय शामिल करने चाहिए। दोस्तों क्लॉज नंबर 8 है एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच सीसीपीस। यहाँ प्रत्येक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए क्रिटिकल लिमिट स्पेसिफाइड और वैलिडेट होने चाहिए। कुछ मामलों में एक पर्टिकुलर स्टेप में एक से अधिक क्रिटिकल लिमिट या क्रिटिकल लिमिट का विस्तार किया जाएगा। अक्सर उपयोग किए जाने वाले मेजरमेंट में टेम्परेचर, टाइम, मॉइस्चर लेवल, पीएच लेवल, AW, अवेलेबल क्लोरीन और टेक्सचर और विजुअल एक्सपीरियंस सेंसर पैरामीटर शामिल हो सकते हैं। जहां एक्सपर्ट द्वारा डेवलप्ड हैसअप गाइडलाइन का उपयोग क्रिटिकल लिमिट स्थापित करने के लिए किया गया है, सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये लिमिट स्पेसिफिक प्रोडक्ट या विचाराधीन प्रोडक्ट के ग्रुप पर पूरी तरह से लागू हो। यहाँ ये क्रिटिकल लिमिट को लिमिट्स योग्य होना चाहिए। क्लॉज नंबर 9 है एस्टेब्लिश ए मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीपीज। मॉनिटरिंग के एक सीसीपी की क्रिटिकल लिमिट के रिलेटिव निर्धारित
मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन है। मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स को सीसीपी पर कंट्रोल के लॉस का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा एडजस्टमेंट करने के लिए, प्रोसेस की कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए, क्रिटिकल लिमिट के उल्लंघन को रोकने के लिए मॉनिटरिंग आदर्श रूप से समय पर ये इंफॉर्मेशन प्रदान करे। जहां संभव हो, प्रोसेस एडजस्टमेंट तब किया जाना चाहिए जब मॉनिटरिंग के रिजल्ट सीसीपी पर कंट्रोल के लॉस की और रुझान दर्शाते हैं। डेविएशन होने से पहले एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग से प्राप्त डाटा का इवैल्यूएशन एक डेजिग्नेटेड पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके पास इंडिकेशन दिए जाने पर करेक्टिव एक्शन करने के लिए नॉलेज और अथॉरिटी हो। यदि मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस नहीं हो रही है तो कंट्रोल में मॉनिटरिंग की अमाउंट या फ्रीक्वेंसी सीसीपी की गारंटी के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सीसीपी के लिए अधिकांश मॉनिटरिंग प्रोसीजर को तेजी से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित होते हैं और लेंथी एनालिटिकल टेस्टिंग के लिए समय नहीं होता है। फिजिकल और टेक्निकल मेजरमेंट अक्सर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वे तेजी से किए जा सकते हैं और अक्सर प्रोडक्ट की माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल को इंडिकेट कर सकते हैं। सीसीपी की मॉनिटरिंग से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट पर मॉनिटरिंग करने वाले पर्सन और कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल व्यूइंग ऑफिशियल द्वारा साइन किए जाने चाहिए। क्लॉज नंबर 10 है एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। इसमें डेविएशन होने पर उनसे निपटने के लिए हैसअप सिस्टम में प्रत्येक सीसीपी के लिए स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शन डेवलप किए जाने चाहिए। एक्शन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीसीपी को कंट्रोल में लाया गया है। किए गए एक्शन में अफेक्टेड प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्पोजिशन भी शामिल होना चाहिए। डेविएशन और प्रोडक्ट डिस्पोजिशन प्रोसीजर्स को हैसअप रिकॉर्ड कीपिंग में डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए। क्लॉज नंबर 11 है एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। इसमें वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश करें। रैंडम सैम्पलिंग और एनालिसिस सहित वेरिफिकेशन और ऑडिट मेथड, प्रोसीजर और टेस्ट का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि हैसअप सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। वेरिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी यह कंफर्म करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि हैसअप सिस्टम इफेक्टिव ढंग से काम कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन उस पर्सन के अलावा किसी अदर पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए जो मॉनिटरिंग और करेक्टिव एक्शन के लिए जिम्मेदार है। जहाँ कुछ वेरिफिकेशन एक्टिविटीज घर में नहीं की जा सकती हैं, वहाँ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या क्वालिफाइड थर्ड पार्टीज द्वारा बिजनेस की ओर से वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है रिव्यू ऑफ HACCP सिस्टम एंड प्लान एंड इट्स रिकॉर्ड्स। Second point, and product dispositions. Third point, confirmation that CCPs are kept under control. इसमें जहां संभव हो वैलिडेशन एक्टिविटीज में हैसअप सिस्टम की सभी एलिमेंट्स के प्रभाव को कंफर्म करने के लिए एक्शन शामिल होने चाहिए। क्लॉज नंबर 12 है एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें हैसअप सिस्टम की एप्लीकेशन के लिए एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग आवश्यक है। हैसअप प्रोसीजर को डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग ऑपरेशन के नेचर और साइज के उपयुक्त होना चाहिए और बिजनेस को ये वेरीफाई करने में सहायता करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि हैसअप सिस्टम कंट्रोल में है और मेंटेन रखा जा रहा है। एक्सटर्नली रूप से डेवलप्ड हैसअप गाइडेंस मटेरियल का उपयोग डॉक्यूमेंटेशन के हिस्से के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि वे मटेरियल बिजनेस के स्पेसिफिक फूड ऑपरेशन को रिफ्लेक्ट करते हों। डॉक्यूमेंटेशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हैजर्ड एनालिसिस करना, सीसीपी डिटर्मिनेशन, क्रिटिकल लिमिट डिटर्मिनेशन। रिकॉर्ड एग्जांपल्स हैं जैसे सीसीपी मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज, डेविएशन एंड एसोसिएटेड करेक्टिव एक्शंस, वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, मॉडिफिकेशन टू द हैसअप प्लान। यह एक सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इफेक्टिव हो सकता है और एम्प्लॉयज को आसानी से कम्युनिकेटेड किया जा सकता है। इसे एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में इंटीग्रेटेड किया जा सकता है और इसमें एग्जिस्टिंग पेपर वर्क का उपयोग कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी इनवॉइस और चेकलिस्ट रिकॉर्ड कीपिंग अदर और चेकलिस्ट रिकॉर्ड करने के लिए एटसेट्रा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और फूड इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोग हैसअप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। दोस्तों धन्यवाद।